हाँ, तो और एक वीडियो जो कि लेके आए हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जो आपका यूनिट 1 है ना, उसका 3 नंबर पॉइंट में ये चीज़ लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। एक बार सिलेबस देखिए। तो उसी के आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस मैप में आपका घर कहाँ है बताइए? धनबाद में कि बोकारो में? अगर बोकारो में है तो किस गांव में है, धनबाद में है तो किस गांव में है, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। पढ़ने से पहले एक बार सभी मिलकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं BBMQ से संबंधित सभी सब्जेक्टों का क्लास जो कि अपलोड कराता हूं और इन्फॉर्मेशन भी देता हूं, तो ज़रूरी है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न पहला है क्या? भारतीय काल गणना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह जो हमारा, देखिए ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मतलब दिखाता हूँ कि ये आखिर लिखा हुआ क्या। बहुत सारे बच्चे इसको जो कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये पा लिखा हुआ है, और जो ये गिजिपिटी जो है, इसका मतलब होता है आधा, ये सौ, फिर चात्य, तो क्या हुआ? पाश्चात्य। क्या हुआ? पाश्चात्य। ओके। तो अब जब भी इस प्रकार के शब्द आपके सामने आएंगे, इसको तोड़िएगा इस प्रकार, तभी समझ में आएगा। तो पाश्चात्य काल अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? तो हमारा जो भारतीय काल गणना है, ये पाश्चात्य काल जो है, इसकी अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है? तो ये बहुत ही अच्छा से समझाऊंगा मैं आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप लिखिएगा कैसे। स्टार्ट कीजिएगा। भारतीय संस्कृति में समय यानी काल की अवधारणा अत्यंत प्राचीन, यानी बहुत प्राचीन एवं वैज्ञानिक और दार्शनिक है। क्या हमने समझा कि हमारे भारतीय संस्कृति में जो समय है, इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो सोच है, यह अत्यंत प्राचीन है, वैज्ञानिक है और दार्शनिक है। जहाँ आधुनिक विज्ञान समय को लेकर एक भौतिकी इकाई मानते हैं कि हमारा जो समय है ये एक भौतिकी इकाई है, वही जो भारत के ऋषि मुनि उस समय हुआ करते थे, वो लोग इसे एक अनादि या अनंत मानते थे। अनादि या अनंत मानते थे ऋषि मुनि, आप लोग देखे होंगे। तो वैज्ञानिक जो कि इसे एक भौतिकी इकाई मानते हैं, जबकि हमारे भारतीय लोग इसे एक अनंत या अनादि मानते हैं। भारतीय काल गणना केवल पंचांग मतलब समझ रहे हैं, कैलेंडर तक सीमित नहीं है, पंचांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सृजन मतलब कैसे इसका निर्माण हुआ, और विनाश मतलब वो कैसे बर्बाद होगा, तो ब्रह्मांड के सृजन और विनाश के चक्रों की व्याख्या करती है। तो जो समय है भाई, ये ना केवल एक कैलेंडर यानी पंचांग है, बल्कि यह ब्रह्मांड के सृजन और विनाश के चक्र की व्याख्या करता है। भारतीय काल गणना की जो प्रमुख विशेषता है, वो देखते हैं कि आखिर हम भारतीय काल गणना की विशेषता क्या है। ओके। तो पहला है चक्रीय अवधारणा, यानी साइक्लिक कॉन्सेप्ट। साइकिल जो होता है, साइकिल का पहिया कैसा था? गोल गोल। उसी प्रकार जो हमारा समय है, वो भी गोल गोल घूमता है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र यानी साइकिल में चलता है। ये कौन बोल रहा है? भारत के जो दर्शन है, भारतीय दर्शन जिसे हम कहेंगे, वो बोलता है कि जो हमारा समय है, ये एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि यह एक चक्रीय रूप में चलता है। जिस प्रकार ऋतुएं, कौन सा ऋतु? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार की जो ऋतु ये है हमारे पास, ये बार बार लौट कर आती है। उसी प्रकार जो हमारा युग है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, यह भी बार बार दोहराया जाता है। तो ये कौन कर रहा है भाई? ये हो रहा है हमारे भारतीय दार्शनिक लोग। ओके, जो दर्शन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखता है, वही कहता है। तो हमने समझा कि जो हमारा भारतीय समय काल है, काल समय है, वो एक्चुअल में एक साइकिल के रूप में होता है। ये एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि यह एक साइकिल के रूप में जाता है और आता है। जैसे हमारा ऋतु, गर्मी आता है, सर्दी आता है, बरसात आता है, वैसा ही। तो इसको मापने के लिए सूक्ष्म और कुछ विशाल हमारे पास मापक है, यानी मापने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है उसको मापक कहेंगे, मापन। ओके। तो आइए देखते हैं क्या क्या है मापन हमारे पास। तो भारत में समय को मापने की इकाइयाँ अत्यंत सूक्ष्म हैं, जिसमें से एक परमाणु हो और एक त्रुटि है। तो सूक्ष्म से लेकर अत्यंत विशाल तक, कल्प और जो मवंतर है, मनवंतर, ये भी हमारे
समय को मापने के एक यंत्र है जो कि विशाल समय को मापता है। विशाल समय के लिए कल्प और मनवंतर है। एक जो कल्प होता है यह ब्रह्मांड का एक दिन माना जाता है। एक कल्प मतलब ब्रह्मांड का एक दिन माना जाता है जो अरबों वर्षों के बराबर होता है। अरबों वर्षों के बराबर एक कल्प होते हैं। ओके। नैतिकता और धर्म का संबंध। भारतीय काल गणना में समय का अत्यंत जो संबंध है यह मनुष्य की नैतिकता से है। मनुष्य की नैतिकता से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है धर्म और नैतिकता में हमें ह्रास यानी गिरावट देखने को मिलता है। तो ये जो समय है और जो धर्म है साथ ही जो हमारा नैतिकता है इसमें एक संबंध देखने को मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है धर्म और जो नैतिकता है ये कम होते जाता है। अगला है हमारे पास खगोलिक आधार। खगोलीय आधार। भारतीय काल गणना पूरी तरह से सौर मंडल, नक्षत्रों और चंद्रमा की गति पर आधारित है। हमारा जो काल गणना है जो आप लोग देखे होंगे जो हमारा अमावस्या पूर्णिमा होता है वो चंद्रमा को देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो चाँद है ये पूरा होगा तो ये पर्व होगा, ये जब आधा हो जाएगा तो ये पर्व होगा। तो ये जो हमारे भारत में काल यानी समय की गणना है ये पूरी तरह से सौर मंडल, नक्षत्र मंडल और चंद्रमा की गति पर आधारित है जो अत्यंत सटीक बताती है। जो अत्यंत सटीक हमें बताती है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष ये है कि अगर हम संक्षेप में कहें, संक्षेप मतलब एकदम शॉर्ट भाषा में कहें तो भारतीय जो काल गणना है ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण रखती है जो व्यक्तियों को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। यहाँ जो हमारा पाश्चात्य है, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी जो दृष्टिकोण है, विदेश के जो लोग हैं उसका जो नज़रिया है, पाश्चात्य मतलब विदेशी दृष्टिकोण समय को केवल बीतते हुए पलों के रूप में दिखाता है। बीतते हुए जो चीज़ बीत गया उसी के रूप में दिखाता है। वही भारतीय दृष्टिकोण इसे निरंतर चलने वाले एक महाचक्र के रूप में देखता है। ओके, प्रश्न एक जो कि कंप्लीट हो गया है। आइए दूसरा प्रश्न चलते हैं क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है भाई। अभी जो कि आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए घुसेंगे तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के साथ में शेयर कर लूँ। तो अगला प्रश्न है जो चतुर्युग है। चतुर्युग मतलब चतुर मतलब चार, चतुर मतलब चार, चतुर मतलब चार और चार युग के बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको बताना है। तो चतुर्युग की अवधारणा क्या है। चतुर्युग में पहला है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार युग हो गया जो चतुर्युग यहाँ पर बोल रहा है। इस चारों युग के चक्र को स्पष्ट कीजिए। आइए मज़ा आएगा, क्यों नहीं मज़ा आएगा। इस प्रकार का चित्र लेकर आया हूँ यार, काहे नहीं समझ में आता है आप लोग को। आएगा। अब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए बट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करना है प्रस्तावना से। भारतीय पुराणों और शास्त्रियों के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक महान चक्र के रूप में चलता है। ऊपर हम डिस्कस किया कि एक सीधी रेखा में कभी नहीं चलेगा, एक चक्र के रूप में चलेगा। इस एक पूर्ण चक्र को हम क्या कहते हैं, चतुर्युग या महायुग कहते हैं। एक पूरा चक्र को जब ये चारों युग कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम एक महायुग कहेंगे या चतुर्युग कहेंगे। एक चतुर्युग में कुल ये कितना है बता पाएंगे। अरे यार आसान है, 43,20,000 वर्ष। 43,40,3,43,20,000 वर्ष होता है एक चतुर्युग में। यानी इस चारों को कंप्लीट होने में कितना वर्ष लगता है, 43,20,000 वर्ष लगते हैं। यह अवधारणा स्पष्ट करती है कि जो हमारा सृष्टि है, सृष्टि का विकास और विनाश एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नैतिकता, धर्म का स्तर समय के साथ घटता जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारा गोल्डन एज। एक सेकेंड, अरे वाह क्या हो गया यार, क्या हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये है हमारा गोल्डन एज, गोल्डन एज। ये है हमारा सिल्वर एज, ब्राउन एज और आयरन एज। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, गोल्डन एज है। ओके, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे छोटा माना जाता है। तो आइए देखते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग, ओके, तो इसकी जो अवधि है, एक सेकेंड, हाँ
अरे यार, इसीलिए बोलते हैं जल्दी आप हमें सब्सक्राइब करके कंप्लीट कराइए, तभी तो आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा। तो देखिए जो सतयुग होता है, सतयुग, इसकी अवधि मानी जाती है 7,28,000 वर्ष मानी जाती है। विशेषता इसकी क्या है कि इसे स्वर्ण युग माना जाता है। ऊपर हमने देखा इस युग में धर्म अपने चारों चरणों जैसे सत्य, तप्त, पवित्रता और दान पर पूर्णतः स्थित होता है। ओके, मानव जीवन यहाँ में कैसे देखने को मिलता है, तो मानव जीवन लोग पूर्णतः सात्विक, सत्यवादी और ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। इस युग में हमें कष्ट, बीमारी और जो द्वेषा होती है, किसी को देख के जलन, ये हमें देखने को नहीं मिलता है, अभाव होता है इस युग में। अगला है त्रेता युग। त्रेता युग की जो अवधि है ये है 12 लाख, वो था 17 लाख, ये है 12,96,000 वर्ष माना जाता है। विशेषता क्या है, इस युग में धर्म का एक चरण कम हो जाता है। जो 4 चरण हमने देखा, 4 में से एक कम हो जाता तो कितना बचा, 3 चरण बचा। इसमें समाज में थोड़ा बहुत स्वार्थ यानी अपना चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है कि नहीं ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, तो मैं अपना ही चीज़ को ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो जो हमारा त्रेता युग है इसमें समाज में आपको स्वार्थ देखने को मिलेगा। और इसकी प्रमुख घटना की बात करें तो भगवान विष्णु का श्री राम अवतार इसी युग में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विष्णु है उसका राम अवतार हमें त्रेता युग में देखने को मिलता है। यज्ञ और जो अनुष्ठान होता है इसका महत्व इस काल में बढ़ गया था। तो यज्ञ इसलिए किया जाता था ताकि मन को शांत और लोगों को साथ में लेकर जिया जा सके। उसके बाद आता है हमारा द्वापर युग। क्या, द्वापर युग। द्वापर युग की अवधि जो है ये 8,64,000 है, 8,64,000 है। विशेषता इसकी क्या है कि धर्म के केवल 2 चरण इसमें रह गए। एक इसमें हमें तमाशी देखने को मिलता है और एक है राजसी गुणों का प्रभाव यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। राजसी और तमसी यहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख घटना की बात करें तो भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार लेते हैं और महाभारत का युद्ध इसी युग में देखने को मिलता है। तो भगवान जो कृष्ण है ये अवतार लेते हैं और महाभारत इसी में देखने को मिलता है। और इसी युग के अंत में हुआ था, मतलब इसी युग जो ये हमारा द्वापर युग है, द्वापर युग के अंत में हमें कृष्ण भगवान का अवतार और महाभारत की लड़ाई देखने को मिला। उसके बाद है हमारा कलयुग। कलयुग की जो अवधि है ये 4,32,000 वर्ष माना जाता है। विशेषता इसकी क्या है कि यह वर्तमान युग है जो अभी चल रहा है ना 2026, तो ये 2026 को हम कलयुग कहेंगे। 2026 मतलब जो अभी चल रहा है, जब आप पैदा हुए हैं उस समय से लेकर ये जितना दिनों तक अभी चलेगा इसको हम कहेंगे कलयुग। तो कलयुग वर्तमान युग है, इसे लोह युग या अंधकार का युग भी कह सकते हैं। इसमें धर्म का केवल एक चरण दान शेष रह जाता है। दान मतलब डोनेट करना, दान शेष रह जाता है। इसका प्रभाव क्या हुआ कि इसमें हमें अज्ञान, लालच, क्रोध और अधर्म की प्रधानता, यानी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। प्रधानता मतलब मौजूद होना। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में आपको क्या देखने को, कालकी अवतार द्वारा पुनः सतयुग की स्थापना होगी। ऐसा शास्त्र लोग कहते हैं कि हमारा जो कलयुग है इसका अंत अब होने वाला है और अंत करने वाला कौन रहेगा, कालकी का अवतार रहेगा और कालकी के अवतार के बाद पुनः हमें सतयुग देखने को मिलेगा। जो हमारा चतुर्युग का गणित और सिद्धांत है ये क्या है, आइए देखते हैं। कुछ तो गणित होगा ना यार, ऐसे ही लिख दिया है तो हम कैसे बिलीव कर पाएंगे बताइए। तो इसके पीछे कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी होगा और एक गणित होगा। तो आइए उसी को जानते हैं। तो भारतीय मनीषियों ने इस युग के अनुपात को 4-3-2-1 के रूप में निर्धारित किया है। 4-1-2-3 कितना हुआ, 10 हो गया। देखिए 4-3-2-1 मतलब 10 के रूप में निर्धारित किया है। इसी अनुपात में इसको निर्धारित किया है। सतयुग सबसे लंबा है, जो हमारा सतयुग है ये सबसे लंबा है और कलयुग सबसे छोटा है। देखिए 1 मतलब सबसे छोटा है। यह चक्र 2000 बार घूमने पर ब्रह्मांड जो है हमारा यूनिवर्स जो है उसका एक दिन और एक रात यानी कल्प बनता है। ओके,
तो 2000 बार घूमने पर ब्रह्मांड का एक दिन बनता है और एक रात बनता है। हमारा 24 घंटा नहीं, ये ब्रह्मांड का बोल रहा है। हम तो सौर मंडल के पृथ्वी के एशिया के भारत के झारखंड के बोकारो में निवास करते हैं यार। ये तो बोल रहा है हमें ब्रह्मांड का एक दिन। ओके, तो जब ये 2000 बार घूमता है तो यह ब्रह्मांड का एक दिन और एक रात बनाता है। निष्कर्ष क्या है कि जो हमारा चतुर्युग की अवधारणा है हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। यस, परिवर्तन संसार का नियम है। आपके पास जो मोबाइल है क्या ये हमेशा के लिए रह जाएगा? नहीं यार, ये कितना बार टूटेगा, कितना बार आप लेंगे। तो संसार का नियम है परिवर्तन होना, चेंज होना। आप समय के साथ चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके आसपास के लोग पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं। तो संसार का नियम ही है परिवर्तन। पतन के बाद उत्थान, पतन के बाद उत्थान यानी कोई चीज़ एकदम नष्ट हो जाता है और फिर उसका उदय होता है, उत्थान निश्चित है। कलयुग का अंत अंतिम विनाश नहीं है बल्कि एक नए और पवित्र सतयुग की आहट है। तो जैसे ही हमारा कलयुग समाप्त होगा उसके बाद एक सतयुग आएगा और वह एक नया और पवित्र युग माना जाता है। ओके, तो पहला प्रश्न जो कि सुनकर, देखकर, पढ़कर, समझकर अच्छा लगा। अब आइए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास क्या कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे पुराणों और ज्योतिष के अनुसार समय की सूक्ष्म और विशाल इकाइयों की विवेचना कीजिए। किसके अनुसार? पुराणों और ज्योतिष के अनुसार समय की सूक्ष्म, जो सूक्ष्म और विशाल हमने ऊपर पढ़ा ना पहला नंबर प्रश्न में, तो वही चीज़ हमें बोल रहा है क्या कि सूक्ष्म और विशाल इकाइयों की विवेचना करें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, समय की जो सूक्ष्म इकाई है यानी माइक्रो लेवल में जो यूनिट यूज़ किया जाता है समय की गणना करने के लिए, जैसे हमारे घड़ी में 3 कांटा देखने को मिलता है ना, तो सबसे छोटा और सबसे तेज और सबसे छोटा कौन सा है बताइए? तो सेकंड। तो वही सबसे सूक्ष्म इकाई, लेकिन यहाँ वो नहीं है, मैंने समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के अनुसार समय का विभाजन पलक झपकते ही नए एक कई गुना छोटी इकाई में किया गया है। ओके, तो एक मिनट में पढ़ रहा हूँ, फिर से कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। तो प्राचीन भारतीय ज्योतिष और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के अनुसार समय का विभाजन पलक झपकने से भी कई गुना, जैसे हम पलक झपकाते हैं ना, थोड़ा सा आंखें बंद करते हैं हल्का सा, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड से भी कम, तो उससे भी कई गुना छोटी इकाई में इसका हम गणना करते हैं। इसमें एक है त्रुटि। क्या? त्रुटि। यह समय की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। जो त्रुटि है ये समय की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। एक क्षण के असंख्यक मतलब बहुत सारा, असंख्यक मतलब बहुत सारा, असंख्यक हिस्सों को त्रुटि कहते हैं। तो एक क्षण जो होता है ना, क्षण सेकंड, क्षण भर में, तो उसी प्रकार एक क्षण के असंख्यक हिस्सों को त्रुटि कहते हैं। निमेष मतलब क्या होता है? निमेष मतलब होता है आंख के पलक झपकने में लगने वाला समय को निमेष कहते हैं। वाओ, नया चीज़ सीख रहे हैं क्या? निमेष मतलब होता है आंख के पलक झपकने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। काष्ठा क्या होता है? 10 निमेष मिलकर एक काष्ठा बनता है। यानी 10 बार जब हम आंखों को पलक झपकाएंगे तो 15 बार जब हमने आँख को पलक झपकाया तो एक काष्ठा बना। और काल क्या होता है? काल मतलब होता है 30 काष्ठा मिलकर एक काल बनता है। 30 काष्ठा मिलकर एक काल बनता है। क्षण या मुहूर्त क्या होता है? तो 30 कालों को, 30 जो काल होता है, 30 कालों का एक क्षण या मुहूर्त लगभग कितना मिनट होता है? मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट होता है मुहूर्त या क्षण। उसके बाद है समय की विशाल इकाई। हमने तो छोटा छोटा इकाई पढ़ लिया, अब बड़ा इकाई पढ़ना है। तो विशाल गणनाओं का प्रयोग ब्रह्मांड की आयु और सृजन काल को समझने के लिए किया जाता है। तो बड़ा हम क्यों यूज़ करेंगे पता है? ब्रह्मांड को जानने के लिए, बड़ा चीज़ को नापने के लिए हम बड़ा ही टेप का यूज़ करेंगे ना, कि छोटा टेप। आपके घर में छोटा टेप होगा, उसको छोटा चीज़ों को यूज़ करते हैं। और बड़ा चीज़ों के लिए जो आमीन लेके आता है, देखते हैं उसका टेप कितना बड़ा होता है। तो यही है कि विशाल इकाइयों को मापने के लिए हम विशाल इकाइयों को मापने के लिए, मतलब विशाल चीज़ों को मापने के लिए विशाल इकाइयों का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सबसे विशाल क्या है? सबसे विशाल हमारा ब्रह्मांड है।
तो उसी को मापने के लिए हम विशाल इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसका वर्णन मुख्य रूप से विष्णु पुराण और जो हमारा श्रीमद् भगवद गीता है उसमें मिलता है। जो हमारा चतुर्युग है, जिसको हम महायुग भी कह रहे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कालयुग, तो ये जो 4 युग है जिसको हम चतुर्युग कर रहे हैं, चतुर्युग के एक पूर्ण चक्र को महायुग कहते हैं। इसमें हम देखें कि 33,20,000 वर्ष होता है। मनवंतर मतलब होता है क्या? 71 महायुगों का काल का एक मनवंतर कहलाता है। प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक मनु होता है। अधिपति मतलब एक मनु होता है। प्रत्येक मनवंतर का एक अधिपति मनु होता है। वर्तमान में हम 7वें मनवंतर, वर्तमान में जो अभी हम लोग 2025-2026 में जो जी रहे हैं, इसको हम 7वें मनवंतर कहेंगे। 7वें मनवंतर में हैं। ओके, मनवंतर में हैं। कल्प भी एक बड़ा इकाई है। तो जो 14 मनवंतर है, मनवंतरों को मिलाकर एक कल्प बनता है। इसे जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक दिन माना जाता है। तो 14 मनवंतर मिलके कल्प बनता है और इसी कल्प को हम एक दिन मानते हैं। एक कल्प की अवधि अगर हम कहें तो ये लगभग 4.3 अरब वर्ष होता है। 4.32 अरब वर्ष माना जाता है एक कल्प। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड के 100 वर्ष, जिसको हम एक महाकल्प कहते हैं, तो 100 वर्षों के बाद पूर्ण ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है। ऐसा माना जाता है कि 100 वर्ष जैसे ही हमारा ब्रह्मांड का होता है, एक महाप्रलय होता है और पुनः नई सृष्टि का सृजन होता है। भारतीय काल गणना की विशेषता अगर हम जाने कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, तो आइए देखते हैं। शुद्धता, ये एकदम शुद्ध है, प्योर है। ओके, तो भारतीय सूक्ष्म गणना आज के माइक्रोसेकंड के करीब पहुंचती है, यानी एकदम माइक्रोसेकंड के बारे में हमें बताती है जो हमारा भारतीय काल गणना है। ओके, जो उस समय के गणित की उन्नत व्यवस्था को दर्शाता है। उस समय, संक्षेप में अगर हम कहें, एकदम शॉर्ट भाषा में कहें, तो भारतीय ग्रंथों में स्पष्ट है कि मनुष्यों का जो समय है, पितरों का समय और देवताओं का समय अलग अलग गति से चलता है। तो मनुष्यों का जो समय है, पितरों का जो समय है और देवताओं का जो समय है, ये अलग अलग गति से चलता है। वैज्ञानिक आधार क्या है आखिर इसका? उस समय हुआ है, तो हम तो यार साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको तो समझना होगा कि आखिर इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो आइए जानते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि यह पूरी तरह खगोलीय पिंड, जैसे ग्रह हो गया, नक्षत्र हो गया, इसकी गति पर आधारित है। तो उस समय के जो लोग हुआ करते थे, इसको ग्रह और नक्षत्रों के माध्यम से समय का कैलकुलेट करते थे। तभी तो अभी भी वैज्ञानिक लोग इसी ग्रह और नक्षत्र का यूज़ करके भूगोल बना दिए यार। तो आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? तो प्राचीन भारतीय कालगणना यह सिद्ध करती है कि हमारे पूर्वजों के पास समय के अत्यंत सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय व्यापक दृष्टि थी। यह केवल इतिहास दर्ज करने वाला साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोग सिर्फ लिख दिया इतिहास में और उन लोग मर गया और हम लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उन लोग जो किया था वो काफ़ी सटीक था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तभी तो आज के वैज्ञानिक उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यह केवल इतिहास दर्ज करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की क्षण मतलब एकदम क्षण, तुरंत, और भंगुरता मतलब टूटने वाला, क्षण भंगुरता और ब्रह्मांड की जो हमारा विशालता है, विशालता मतलब बहुत ही बड़ा, विशालता को समझाने का एक दर्शन है। ओके, तो हमारे ब्रह्मांड को दिखाता है, ये समझाता है हमारा जो भारतीय समय है, प्राचीन भारतीय जो समय उन लोग ने निकाला था। ये हमें ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा, यूनिवर्स के बारे में थोड़ा सा क्या देता है, नॉलेज देता है। ओके, तो इसका थोड़ा PDF ले लीजिए। 3 ही प्रश्न जो कि इससे हमें इम्पोर्टेंट लगा और मैं आप लोगों के लिए जो कि लेके आया हूँ। तो आइए इसका PDF लेके फटाफट रिवीजन कीजिए।
तो उससे पहले एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास अपलोड कराता हूँ और जितना भी इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज का होता है सब मैं आपको इसी चैनल पर जो कि प्रोवाइड कराता हूँ। तो ज़रूर ये सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आइए PDF ले लीजिए। तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए BBMKU हब और नीचे आपको देखने को मिलेगा MJ हिस्ट्री सेमेस्टर 2। अच्छा, 2 नाम से हम इसलिए इसको सेव किए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी आपको और भी MJ हिस्ट्री का PDF जो कि अपलोड करा दिए हैं। तो एक बार जाके इसको डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए।